गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 25th लेक्चर करने वाले हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटे वो चल रहा था आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कर दिया है। आज हम 28 से 34 तक क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा इसमें एक्सरसाइज में। ठीक है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 28, तो क्या बोल रहा है, अ कंडक्टर ए विद द कैविटी एज शोन इन फिगर is given a charge q so that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। फिर इसका दूसरा पार्ट है, तो सिर्फ हम पहला पार्ट करते हैं, पार्ट 1। तो एक ऐसा इन्होंने दिया है, यहाँ पर कंडक्टर है ठीक, और ये कंडक्टर में क्या है आपका एक कैविटी है। कंडक्टर में कैविटी गड्ढा है ना। तो ये बोल रहा है अगर ये गड्ढे को हम क्यू चार्ज दें तो ये क्यू चार्ज इसके सरफेस में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है, बोला है कैसे बताओगे, बोला। ठीक, तो 2-3 तरीके हैं ना। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूले से करेंगे, ठीक। हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, और वो मान लिया पी पॉइंट, ठीक। अच्छा, और इससे होते हुए एक गॉसियस सरफेस बना दिया, ठीक, एक गॉसियस सरफेस बना दिया, ठीक है। ये बना दिया, ठीक हो गया इतना। अब इसमें क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है बेटे, फ्लक्स है ना। इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड, है ना, क्यू इनसाइड दिस गॉसियस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और फाई की जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई, है ना, इंटू डी ए, ये हो गया, ठीक है। ये तो गॉस थ्योरम होता है। और दूसरा फाई निकालने का तरीका ये भी है ना, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका जो सरफेस का एरिया होगा, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, माना ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जैसे मान लो, है ना, ये होगा। और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की ओर होगा, ऐसे डी ए, ठीक। तो इस सरफेस से लिंक्ड, है ना, इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ई इंटीग्रल ई डॉट डी ए, समझ गए। अच्छा, तो आपने पढ़ा होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। कोई सा भी कंडक्टर हो, सॉलिड कंडक्टर हो, आपका हॉलो कंडक्टर हो, ठीक है, समझ गए ना। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो ये हमारा पूरा कंडक्टर है, तो उसके अंदर ई ले रहा हूँ मैं, ये तो ई क्या होगा, जीरो होता है ना। तो ई की जगह रख देंगे जीरो। तो यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर सारे जगह क्या होगा, जीरो होगा। तो टोटल इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो, तो ये भी जीरो, तो जीरो इक्वल टू क्या आ गया, क्यू इनसाइड दिस स्क्वायर इज जीरो। तो क्या हो जाएगा फाइनल, क्यू इन, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसके अंदर, है ना, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है, जीरो है। लेकिन हमने क्या दिया था, इसको क्यू चार्ज दिया था, क्या दिया था, क्यू चार्ज दिया था। तो इसका मतलब वो क्यू चार्ज कहाँ चले गया है, इसके सरफेस में चले गए, ठीक है। तो इस सरफेस में क्या हो जाएगा, ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरे तरीके से करें, है ना, ये तो हमारा प्रूव हो गया मैथमेटिकली, है ना। अगर दूसरे तरीके से हम समझें इसको, तो जैसे ये है, ये आपने क्या किया, देखो यहाँ पर आपने माना क्यू चार्ज दिया, यहाँ पर आपने क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज क्या, ये पूरा कंडक्टर है ना, ये पूरा क्या है, कंडक्टर है।
तो यहाँ पर आपने Q चार्ज दिया तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, Q पॉजिटिव है। तो क्या करेगा, इस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होंगे, है ना। क्या है, कंडक्टर न्यूट्रल है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो ये प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर इस कंडक्टर के निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे, है ना, इसमें जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे इस साइड यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस क्यू है तो निगेटिव चार्ज भी कितना आएगा यहाँ पर, माइनस क्यू के बराबर आएगा। क्या आएगा बेटे, इसके चारों ओर माइनस क्यू निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस क्यू है तो टोटल जीरो होगा, है ना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ अंदर माइनस क्यू रखा तो यहाँ पर इसके चारों ओर क्या आ जाएगा, प्लस। अच्छा, ये कहाँ से आए, है ना, अगर ये प्लस क्यू आएगा तो इसके चारों ओर क्या आ जाएगा, ये माइनस क्यू आ गया यहाँ पर, तो इसके चारों ओर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। ये ठीक है ना, क्योंकि इस कंडक्टर में से पूरे कंडक्टर में से माइनस वाले जो चार्ज थे वो क्यू की साइड अट्रैक्ट हो गए, लेकिन प्लस वाले तो रिपेल होंगे ना, तो प्लस वाले क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो क्या हुआ, इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर चारों ओर माइनस क्यू आया, है ना, तो इसके चारों ओर क्या आ जाएगा, फिर प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चारों ओर सरफेस में कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक, इसका नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट है, बोल रहा है कि अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए, so that the total charge on the outside source of A is capital Q plus। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बी पार्ट है, ये बोल रहा है कि अगर इस कैविटी में, ये A है आपका, तो इसमें प्लस Q हो गया, है ना, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अभी बोला है जो कैविटी है इसके अंदर हम क्या कर दें, एक कंडक्टर B रख दें, एक कंडक्टर B रख दें और इस पर कितना चार्ज दे दें, प्लस क्यू। इस B पर कितना चार्ज दे दें, प्लस क्यू। तो क्या होगा बोल रहा है, जैसे इस कैविटी के अंदर हमने एक कंडक्टर रखा B जिस पर प्लस क्यू चार्ज दिया है, और ये B और A में क्या है, कोई कांटेक्ट नहीं है, इंसुलेटेड किया है ना। तो बोल रहा है सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बोल रहा है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों क्या होगा, है ना, जैसे ही आप देखना, एक दो इसको भी दो तरीके से माना, यहाँ पर कोई पॉइंट है ना P, और इससे होते हुए एक गॉसियस सरफेस बनाया। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को, और यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर आएगा वो भी बाहर को। तो क्या हो जाएगा फिर, इस गॉसियस सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड इट अपॉन एप्सिलॉन 0। और फाई क्या होता है ना, इंटीग्रल A डॉट E डॉट dA, तो Q इन। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल फ्लक्स, इसके अंदर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। और दूसरा ये फॉर्मूला होता है ना, इस सरफेस से लिंक टोटल फ्लक्स क्या होगा, यहाँ से, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस का एरिया। ठीक है, तो आपको पता ही है, अभी भी ये कंडक्टर ही है ना, कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटे, 0। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है ना, ए वाला क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर ही तो मैंने P माना है ना, ये गड्ढा तो बीच में है। तो क्या हुआ आपका, यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा कंडक्टर के अंदर हमने क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 हो गया, है ना। तो फिर 0 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, Q इन अपॉन ए। तो Q इन क्या हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, मतलब Q इनसाइड दिस 0 है, तो इसका मतलब जो हमने Q दिया था वो फिर दोबारा क्या आएगा, यहाँ पर बाहर से आ गया। समझ गए, हमने जो Q दिया था क्या आ गया, इसका मतलब वो सरफेस पे क्या हो गया, तो टोटल बाहर पे इतना हो गया। आई बात समझ में, यहाँ पर वो नहीं होगा, इधर आ जाएगा। इतना समझ गए। ठीक, दूसरे तरीके से वैसे ही समझ सकते हो, है ना। दूसरा तरीका है ना, ये आपका यहाँ से प्लस है, ये आपका ये B है, ये A हो गया। ये आपका कितना चार्ज है इस पर, B पर,
है ना, बी पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू है तो क्या होगा, यहाँ इसमें इस कंडक्टर में जितने माइनस होगा वो इधर पर आ जाएगा, और कितने माइनस आएंगे, इस प्लस क्यू के बराबर ही आएंगे, इस प्लस क्यू के बराबर। तो इसके चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर कितना हो गया, माइनस क्यू हो जाएगा। अच्छा, माइनस क्यू इधर आया तो इस पर क्या हो जाएगा, चारों ओर से प्लस क्यू, है ना, क्या हो जाएगा, प्लस क्यू यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटे, प्लस क्यू। इस बात को समझ लो ना, क्योंकि जितना प्लस है उतने ही यहाँ से माइनस आए, है ना, और जितने ही यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस साइड कितना आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आप देखो बाहर पे कितना आएगा, टोटल Q प्लस Q, मतलब Q स्मॉल q प्लस कैपिटल Q हो गया बाहर में, ठीक है। ऐसे भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इसी का पार्ट है सी पार्ट है, बोल रहा है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी द शील्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरनमेंट सच एज द पॉसिबल वे। ये बोल रहा है कि जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं इज द टू बी द शील्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोल रहा है, शील्ड कर सकते हैं, बोला किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फ्रॉम के अंदर, और जिससे हम इन्वायरमेंट से उसको बचा सकते हैं। तो क्या होगा, हम किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रख सकते हैं, है ना, क्योंकि, है ना, यहाँ पर अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कोई भी चार्ज दे रहे हैं तो इस पर आ जा रहा है ना, चार्ज इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर पर होगा, है ना। तो कोई भी यहाँ का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ इसका असर अंदर नहीं होने वाला है। तो समझो ना, अंदर कैविटी में नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इधर रख सकते हैं, क्योंकि बाहर का यहाँ से कोई असर नहीं होता है। बस इतना ही है। नेक्स्ट है 29, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला बेटे, अ हॉलो चार्ज कंडक्टर हैज़ अ टीनी होल कट into its surface so that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon 0 normal, where n cap is a unit vector in a outward normal direction, sigma is the surface charge density। ठीक, देखो ये बोला कोई आपका स्फीयर है ना, कोई आपका कंडक्टर है ना, हॉलो चार्ज कंडक्टर, खोखला है, ठीक है। तो हॉलो चार्ज कंडक्टर है, तो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर कंडक्टर क्या लिया है, स्फीयर ले लिया, ठीक। यहाँ पर छोटा सा होल करना है, बोल रहा है क्या करना है, होल, ये होल करना, ठीक है। ये होल हमने अभी होल किया नहीं है, थोड़ा सा कट मार दिया जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो ये बोल रहा है टिनी होल सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल, यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बोल रहा है E इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ, E इक्वल टू एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये प्रूफ करो बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको होल को हम A मान लेते हैं, इसको A मान लेंगे, इसको P मान लेंगे, इसको पूरे को C मान लेंगे, ये होल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाहर कोई पॉइंट P लेंगे, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, समझो ना, इसके थोड़ा सा बाहर। तो P में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके कारण भी होगा, ये वाले पार्ट के कारण, है ना। अभी काटा नहीं है हमने, खाली उसको गोला करके हम दिए दिखा रहे हैं कि मतलब हम अभी इसको काटेंगे, है ना, बाद में, ठीक है। ये हो गया। तो इस छोटे से पार्ट के कारण क्या होगा आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ देखो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा E1, बचे वाले पार्ट के कारण पूरा चार्ज है ना, बचे वाले पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव दूर इधर को हो गया। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, इधर को होगा, है ना, E2, ठीक है। तो P पर टोटल चार्ज क्या इतना हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2। और आपको पता होगा किसी भी कंडक्टर, है ना, कंडक्टर के सरफेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है बेटे,
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, किसी भी सरफेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, कहाँ से आता है आपको पता होना चाहिए। जैसे ई इक्वल टू क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर करना बेटे। ठीक है, क्या होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप ये देखो, ये क्यू इसको रहने दो, है ना, क्यू इधर लेके आओ 4/r स्क्वायर, इधर क्या हुआ 1/एप्सिलॉन 0। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, ये सिग्मा होता है नहीं होता है, चार्ज अपॉन एरिया, है ना। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन ए होता है ना, एरिया 4/r स्क्वायर। तो क्यू अपॉन एरिया को क्या लिख सकता हूँ सिग्मा और इंटू 1/एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। फिलहाल इसको छोड़ो, है ना। अच्छा, तो क्या हुआ बेटे, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होगा इक्वेशन 1। अच्छा, अब यहाँ पर अंदर से भी एक पॉइंट लेना हमने Q। ठीक है, आप देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ की ओर होगा, E1 बोल दिया। ठीक है, अब बचे वाले के कारण, ये पूरे वाले के कारण क्या होगा E2 और उसकी डायरेक्शन कहाँ भी उधर को, क्योंकि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के इधर ये बचा वाला है, समझ गए ना। ये पॉइंट है, पॉइंट के इधर जो रिमेनिंग पार्ट है वो है ना। लेकिन जो कट किया है, कट करने वाले हैं वो तो इस साइड है ना, तो इसकी वजह से पॉजिटिव है, पॉजिटिव वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर की ओर। अब ये पॉजिटिव है, इस साइड है पॉजिटिव, है ना। ये समझ लो ये पॉइंट है, पॉइंट के उधर साइड क्या है, ये पूरा बचा वाला, तो वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बचे हुए पार्ट के कारण इधर को होगा। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्यू पर है ना, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को। ठीक है, E2 किसके कारण हुआ, आपका C के कारण। ठीक है, ये बचा वाला पार्ट C। तो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, है ना। क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, बाहर पर होता है ये, है ना, बाहर पर होता है इतना। ठीक है, तो बाहर पे मैंने इतना लिखा, और बाहर पे यहाँ पर अगर मैं इसको कट करने वाला हूँ तो अभी क्या करूँगा, इसको छोटे से इसके कारण निकाला, चाहे ये हो या ये हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बाहर की ओर होगा। तो छोटे के कारण ये है, ये होल के कारण मतलब, है ना, होल जहाँ पर बनाऊँगा, अभी बनाया नहीं है, काट दिया। ठीक है, हाँ, तो टोटल के कारण सिग्मा अपॉन ई था, और इसमें मैंने टोटल को 2 भाग में बांट दिया, तो इसकी वजह से भी उधर को होगा, बचे वाले पार्ट की उधर होगा। E1 प्लस E2 ये लिख दिया। दूसरा अंदर देखो, अंदर देखो क्या बोला, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्या होता है 0। लेकिन हम डायरेक्शन देखें, है ना, ये E1 इधर को, E2 इधर को है, तो टोटल जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ऐसे तो जोड़ूंगा, है ना, इसमें से माइनस करूंगा और टोटल 0 लिख दूंगा। अब इक्वेशन 2 से देखो, E1 बराबर क्या आ गया E2, E1 बराबर क्या आ गया E2, है ना। अब E1 बराबर E2 कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा E1 की जगह क्या रखता था E2, तो E2 इज ये हो गया E2 इसको टू क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ से क्या आ गया 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ गए, हाँ। और यहाँ से क्या आ जाएगा E2 इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 E2 बराबर है, E1 E2 क्या है बराबर है, E1 E2 क्या बेटे बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर E1 इक्वल टू भी क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E1 तो क्या लिया था मैंने, ये छोटे से पार्ट इसके कारण लिया था। ठीक है, और E2 क्या है बचे वाले पार्ट के कारण, बचे वाले पार्ट के कारण। ठीक हो गया। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो दोबारा, ये बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे ये भी दिया है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये प्रूव करना वाला है, ठीक है ना। ये क्या है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल का एरिया वेक्टर है तो वो बाहर की ओर होगा, है ना। तो
अच्छा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज, ठीक हो गया। बोल रहा है शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ होल इज, होल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोला, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब मैं इसको माना निकाल दूँ, इसको फेंक दिया मैंने, क्या कर दिया, इसको निकाल के फेंक दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फेंक दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, फिर सिर्फ बचे वाले के कारण, क्योंकि ये वाली प्लेट तो निकाल के फेंक दिया ना, वहाँ से पीस फेंक दिया, तो वहाँ पर इस पीस के कारण E1 था, तो यहाँ पर E1 नहीं होगा इस साइड, और यहाँ भी अंदर भी E1 नहीं होगा, तो E1 कहीं पर भी नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पर क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर होल में यहाँ पर सिर्फ E2 होगा, ये तो क्योंकि E1 तो इसकी वजह से था, निकाल दिया, तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर, मतलब ये जो P लिया है, ये समझ लो ये P इसी होल के बगल में ही लिया है, तो ये P मतलब समझ लो यहीं पर निकाला हुआ है, समझ हो ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ E2 के कारण होगा, होल के वहाँ पर, क्योंकि ये प्लेट निकाल देंगे तो E1 को हम उसके बाद E1 की बात नहीं करेंगे, है ना, तो E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ठीक है, तो यही तो है, तो यही हमको प्रूफ भी करना था कि किसी भी कंडक्टर में हमने होल कर दिया तो होल के वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। आई बात समझ में, ठीक, तो इस तरीके से हम इसमें करेंगे। ओके बेटे, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। Obtain the formula for the electric field due to the long thin wire of uniform linear charge density E without using Gauss theorem. Use the Coulomb's law directly and evaluate the necessary। बेटे ये वाला क्वेश्चन हमने ये पहले कर चुके हैं, है ना, लेक्चर 3 या 4 या 5 ऐसे होगा, आप लोग चेक कर सकते हो, है ना, बिना गॉस थ्योरम के यूज किए भी किया है और गॉस थ्योरम का यूज करने के बाद भी किया है ना, मतलब विथ हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम भी किया है, विदाउट हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम भी किया है, दोनों किए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा नहीं करें, आप देख सकते हो, ठीक, मतलब इसका आंसर वो आता है, आपने देखा हो ना, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, λ/r, ठीक है, ये वाला कोई आपका इन्फिनिटी वायर है, ऐसे इस पर चार्ज होता है ऐसे, ठीक है ना, इसके कारण इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, तो ये हमने क्या किया है, गॉस थ्योरम की मदद से भी किया है और विदाउट गॉस थ्योरम के हेल्प से भी किया है, दोनों किया, तो इसको नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में बोला बेटे, इट इज़ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियाई ऑफ द ordinary matter are the themselves built of the more elementary units called the quarks। ठीक है बेटे, तो ये बोल रहा है बेटे जो प्रोटॉन और क्या होते हैं आपके न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो किससे बनते हैं, बोला ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या बनते हैं आपके क्वार्क्स से बनते हैं, बोला है क्वार्क्स, है ना, इसका नाम है क्वार्क्स, ठीक है, ठीक ठीक, तो मतलब प्रोटॉन किससे मिलके बनते हैं, क्वार्क से, और न्यूट्रॉन भी किससे मिलके बनते हैं, बोला क्वार्क से, ठीक हो गया भाई, है ना। अच्छा, अब बोल रहा है कि अ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स ईच। अब जो भी प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलके बनता है और एक न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलके बनता है, समझ गए, ठीक है, मतलब चाहे प्रोटॉन हो, है ना, चाहे आपका प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, ठीक है, दोनों 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया भाई। अब जो ये है आपका क्वार्क्स 2 टाइप के होते हैं, बोल रहा है क्वार्क्स से तो मिलके बनते हैं, क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं बेटे, 2, है ना, क्वार्क्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, पहला है आपका अब प्रोटॉन, ठीक हो गया, 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर कॉल्ड अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स, तो जिनको हम अप क्वार्क्स बोलते हैं U, और एक होता है डाउन क्वार्क, D से डिनोट कर दिया, ठीक है, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, ठीक है, 2 प्रकार के हो गए। अच्छा,
अब जो आपका अप क्वार्क्स है, क्या है, अप क्वार्क्स, उस पर कितना चार्ज होता है बोल रहा है वो, +2/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई के बराबर। और इस पर कितना चार्ज होता है बोल रहा है, -1/3, ठीक, ये हो गया। ये अप क्वार्क्स पर इतना चार्ज होता है और डाउन क्वार्क्स में इतना चार्ज, ठीक है। ओके बच्चों, इतना समझ गए। क्या बोल रहा है कि आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्वार्क से मिलके बनते हैं, है ना। तो क्वार्क से मिलके बनते हैं और क्वार्क दो टाइप से होते हैं बोल रहा है, एक अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स। और अप क्वार्क्स में इतना चार्ज होता है, डाउन क्वार्क्स में इतना चार्ज होता है। तो ये बोल रहा है ना। और इसने ये भी बोला है कि एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलके बनता है और एक न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलके बनता है। अब ये बोल रहा है कि ठीक हो गया। फिर ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के कोई मैटर बनाते हैं, ये भी बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, बाहर से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब मिलकर के मैटर बनाते हैं, ठीक हो गया। मैं सीधे लास्ट लाइन में आ रहा हूँ, है ना। तो क्या बोल रहा है, ठीक हो गया, बिल्डअप क्वार्क्स ऑफ अदर टाइप हैव आल्सो बीन फाउंड, और टाइप के भी होते हैं बोल रहा है क्वार्क्स, तो ठीक है ना। लेकिन प्रोटॉन और ये प्रोटॉन इससे ही बनता है बोला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अच्छा, सजेस्ट द पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बोल रहा है कि ये बताओ फिर, हाँ कंपोजिशन बताओ बोल रहा है ना। तो ये बोला प्रोटॉन कितने अप क्वार्क्स और कितने डाउन क्वार्क से मिलके बनेगा, वैसे ही न्यूट्रॉन कितने अप क्वार्क से और कितने डाउन क्वार्क से मिलके बनेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। उसने बोला ये 3 क्वार्क से मिलके बना, लेकिन वो 3 कौन कौन से होंगे, तीनों अप होंगे या तीनों डाउन होंगे या 2 अप होंगे 2 डाउन होंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें भी तीनों अप क्वार्क्स होंगे, तीनों डाउन होंगे, या 2 डाउन 1 अप या 2 अप 1 डाउन, ऐसा बताना है, कंपोजिशन बताना है, ठीक है ना। लेकिन बनेंगे तीनों, ये भी 3 ही क्वार्क से बनेगा, ये भी 3 क्वार्क से बनेगा। अब वो 3 कौन कौन से होंगे, डाउन और अप, ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है बेटे, +E। कितना चार्ज होता है, +E। E मतलब 1.62 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और इस पर कितना चार्ज होता है, इस पर Q बराबर कितना होता है, 0, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना होता है बेटे, चार्ज +E, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आइडिया लगाना है, यहाँ पर आइडिया लगाना है बेटे कि मैं कितने U और इसको मिला करके +Q आएगा, समझो ना क्या बोल रहा हूँ। कितने, देखो कितने अप और कितने डाउन मिला करके ये +Q होना जाना चाहिए इनको, इनका सम, ठीक। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक अप लेता हूँ, ठीक है, और 2 अप लेता हूँ और एक डाउन लेता हूँ। तो देखो अप +2/2E/3 +2E/3 -1 -E/3, ठीक है। डाउन का इतना चार्ज होता है, तीनों को जोड़ो तो कितना है बेटे, एलसीएम 3, है ना। ये कितना हो गया, 2E + 2E - E, कितना हो गया 4E, कितना हो गया 4E - 3, तो कितना हो गया 3E - 3, मतलब E आ गया। तो इसका मतलब प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन क्या है बेटे, प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है 2, है ना, 2 अप क्वार्क्स, है ना, और 1 डाउन क्वार्क्स, ये इसका कॉम्पोजिशन है। 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स मिलाएंगे तो 1 प्रोटॉन बनता है, क्योंकि हमने ये 4 से आइडिया लगाया, ठीक हो गया। तो ये कॉम्पोजिशन हो गया। अच्छा, इस पर आते हैं। अब इस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, चार्ज 0। तो इनको कैसे कैसे हम कंपोजिट करें कि उसका चार्ज कितना है, 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो अब इसमें 1 अप मिलाओ 2 डाउन मिला दो, ठीक है। अप का कितना होता है 2E/3, इसका -E/3 और इसका भी -E/3। तो क्या हो जाएगा एलसीएम E3 2E -E -E, कितना हो गया 2E - 2E, कितना हो गया 0, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कंपोजिशन, एक अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स मिला करके न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। बस इतना ही सरल है, ओके। चलो नेक्स्ट, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटे,